नमस्कार दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है संकल्प कार्यक्रम से संबंधित। ध्यान से पढ़िए इसको। संकल्प कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन यह है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। और दूसरा कथन, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जनादेश को, उसके मैंडेट को लागू करना है। ये एक तरह से आप कहें कि बिना जानकारी के इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, संकल्प कार्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। फिलहाल मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। इसके दोनों कथन सही हैं, इसका सही उत्तर होगा सी। यहाँ थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। पहली बात यह है कि विश्व बैंक का साथ मिल रहा है, वो सही है। यहाँ पे देखिएगा, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और केंद्र प्रायोजित योजना है। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना या केंद्र सरकार की योजना, इन दोनों में अंतर है। केंद्रीय योजना का मतलब होता है कि इसे जो केंद्र की सरकार है, जिसको आप दिल्ली सरकार कह सकते हैं, वो केजरीवाल वाली नहीं, ठीक है, तो वो तो यूटी की है, जो केंद्र की सरकार है। तो उसमें क्या है कि जो सरकार केंद्र में है उसे योजना को लेकर के आएगी और वहीं देश में उसे लागू करेगी, वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है कि केंद्र सरकार उस योजना को लेके आएगी, उसके जितने भी प्रावधान हैं, जो भी उसके तरीके हैं कि इसको कैसे लागू किया जाएगा, वो सब कुछ तय करेगी, नियम बनाएगी। और बाकी जो सदस्य हुए, यूँ कहें कि जो राज्य हैं और भी जो ग्राउंड लेवल पे आएंगे, जो स्थानीय शासन के लोग हैं, ये उसमें सहयोग देंगे या इन्हीं के माध्यम से उस योजना को लागू कराया जाएगा, इनके माध्यम से। तो ये केंद्र प्रायोजित हो गया, केंद्र ने इसे शुरू किया है, लागू करने में ये भी सहयोग करेंगे। ये एक समझ लीजिए आप। बाकी विश्व बैंक का सहयोग मिल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी चीज़ है कि जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन चल रहा है ना, उसी को लागू करने के लिए, उसी में सहयोग देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है जी, सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं और पीसीएस में भी एक छोटा छोटा हिस्सा लेके पूछ लिया जाता है। बंगाल गजट के बारे में बताइए। बंगाल गजट भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, पहली बात। दूसरी, बंगाल गजट की स्थापना जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी। ये भी वही मैं कह रहा हूँ, छोटा छोटा हिस्सा लेके पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ये पहली लाइन में जो बातें हैं, जो तथ्य है, उसको भी लेके पूछा जाता है और इसको भी। जिन्होंने पढ़ा है, याद किया है, उनके लिए आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल है। मैं बता देता हूँ कि ये दोनों कथन सही हैं। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ आप देख लीजिए, बाकी बातें तो वहीं लिखी गई हैं। अगस्टस हिक्की के बारे में जान लीजिए और ये सन आप याद कर सकते हैं, 1779 की बात है। ठीक है, बस उस समय देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इस पर पूछा था, पीसीएस में भी आता है। ये आपके लिए होमवर्क है कि एक बार देख लीजिए कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब आई, कब उसकी घोषणा हुई और कब वाकई उसको ट्रांसफ़र किया गया। ये चीज़ देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि यूपीएससी का जो फोकस है ना ज्योग्राफी में, वनस्पतियों और जलवायु पर बहुत ज़्यादा है। हर साल एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल मतलब हर साल। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो सबसे का महत्वपूर्ण कारण है, जो फॉरेस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है, प्री का साथ में ही होता है, ठीक है ना, तो उसका भी एक महत्व है। उसका भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी एक कारण है जिसकी वजह से वनस्पतियों पे, जलवायु पे, जीव जंतुओं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में, मतलब भारत में, अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए। आपने पढ़ा है, इसके बारे में मैंने पूरा बकायदा वीडियो बनाया है, नोट दिया है, उसको जाकर देखिए, अच्छे से तैयार करिए, प्रश्न वहाँ से खूब बनते हैं। और नोट नहीं है तो आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक। और हाँ, एक और काम अच्छे से बता दूँ, इसमें ना लिंक जो नीचे मैं पीडीएफ वाली दे रहा हूँ, उसी के नीचे यहाँ कहीं रीड मोर का लिखा होगा, ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे भी खुल जाएगा। वहाँ इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ कि इसके पहले जो वीडियोज़ आई हैं उससे भी आप देख सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है जी।
चलिए वापस आते हैं। तो हमारे यहाँ जो है देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। सिंपल सी चीज़ है, इसका सही जो उत्तर है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे थोड़ा सा हिस्सा बना दूं, भारत में ज़्यादातर, इधर उत्तर भारत है, इधर देखिए, और यहाँ भी प्रायद्वीपीय हिस्से में भी ज़्यादातर हिस्से में, मैंने तो अभी कम कवर किया, ज़्यादातर हिस्से में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब बताइए कि हरिश्चंद्र किसके दरबारी कवि थे? इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन लिया था। हरिश्चंद्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बताइए किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? इनमें से किसके दरबारी कवि थे हरिश्चंद्र? इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त। ठीक है जी। अब देखिए इसका बी उत्तर हो गया। यहाँ पे चीज़ लिखी गई है कि हरिश्चंद्र जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए। जीरो बजट प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि, कृषि का ऐसा तरीका है जिसमें कृषि के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बिना खेती की जाती है। सोचिए, इस पे बताना है कौन सा सही है। ये जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, इसका सबसे पहले भारत के कर्नाटक राज्य में एक कृषक आंदोलन के रूप में विकास हुआ। ठीक है, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है? क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है? इसका जो सही उत्तर है ना वो है सी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि इस पे मैं बाकायदा मेंस की एक वीडियो बनाऊंगा। जीरो बजट प्राकृतिक खेती, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी खेती जिसमें पैसा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पे ज़बरदस्ती लिखा गया भटकाने के लिए, ऋण लेने की ज़रूरत ना पड़े। बात वही है कि बाहर से, बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें आपको ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, बस जो नेचुरल बीज होता है फसल का वो आपके पास है, और प्राकृतिक तरीक़ों से कीटनाशक वगैरह फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं और उससे खेती की जाती है। रासायनिक उर्वरक वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। कर्नाटक में शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी सही है। और कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में, सॉरी यूपीएससी में भी और पीसीएस एग्जाम्स में भी। ये हैं सुभाष पालेकर। ये किससे जुड़े हैं? जैसे वर्गीस कुरियन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है खेती के फील्ड में, वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इनसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। जीरो बजट प्राकृतिक खेती, इसमें जो है सुभाष पालेकर नाम आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें सिंपल हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये शुरू में ये नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, आयुष्मान भारत। उसके बाद से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपने सुना होगा। ठीक, ये दोनों एक, पहले इस रूप में ऐसे दिखाया जाता था कि आयुष्मान भारत का हिस्सा, बाद में दिखाया जाना है कि दोनों एक ही बतिया है, घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है, या कौन सा, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं विकल्प। अब देखिए, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहली बात कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरी बात, लाभार्थियों की पहचान नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। और तीसरा कथन है कि ये जो योजना है माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। ठीक है जी। एक तो होता है प्राथमिक उपचार, कि छोटी मोटी दिक्कत हुई, आपने मेडिकल स्टोर से दवाई लिया, या कभी कभी घर में ही थोड़ा बहुत वो करके ठीक कर लिया। माध्यमिक और तृतीयक स्तर पे मान लीजिए जैसे भर्ती करने की ज़रूरत पड़ गई, या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई इसको ठीक करने के लिए, तो वो हायर लेवल की ज़रूरत होती है स्वास्थ्य में। तो ये बात कही जा रही है। अब सोच लीजिए इसका उत्तर क्या है, सोच लिया आपने? देखिए, अभी मैंने बताया केंद्र प्रायोजित का क्या मतलब है। तो ऐसा है कि केंद्र सरकार ने इसको लाया है, लेकिन राज्य सरकारें भी सहयोग करती हैं, और तब ये योजना आगे बढ़ रही है। ये सही कथन हो गया। लाभार्थियों की पहचान नवीनतम, ये नवीनतम का मतलब ये हुआ
कि फ़िलहाल जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है वो 2011 का है। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी। वो जो जनगणना हुई थी ना, उसी के साथ साथ तो उसके आधार पर पहचान की जाती है कि किस व्यक्ति को इसका लाभार्थी बनाया जाएगा। ये भी सही है। योजना में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती है। यहाँ एक ट्रिक हो सकता है, कभी कभी यूपीएससी ये जो लाभार्थी है ना, क्या प्रति परिवार है या प्रति व्यक्ति है, इस तरह से प्रश्न पूछ सकती है। तो ये प्रति परिवार ही है, प्रति व्यक्ति नहीं है। एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? जो लाभार्थी पहचाने जाएंगे, उनके लिए कार्ड बनाया जाता है, उनको ये लाभ मिलता है। ठीक है जी। मेंस में हमने इसके बारे में बात की थी, शायद किया है कि नहीं किया है, लेकिन नोट में कहीं तो इसके बारे में बात की है, इतना ध्यान आ रहा है। उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, मेरे ख्याल से छोड़िए उसको, जहाँ किया है किया है। आगे जब नोट आएगी, जब उस पर वीडियो आएगी तो बात करेंगे आगे। तो ये चीज़ हो गया, ये तीनों कथन सही हैं और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। यहाँ पे 1 2 3 लिखना चाहिए था, रुकिए मैं लिख देता हूँ। चलिए हो गया। इसमें 3 कथन हैं और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात हो रही है। पहला कथन है कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा काम का है। दूसरी बात, बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में नकद राशि जो है प्रदान की जाती है, नकद लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक। तीसरा कथन, सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं इस योजना के लिए पात्र हैं। कुछ दोस्तों का ध्यान गया होगा यहाँ पे कि तीसरा कथन तो पक्का गलत होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कहीं एक्सट्रीम लिखा है यूपीएससी ने, तो वहाँ उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, सभी स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नहीं है। ये पहला कथन देख रहे हैं, कहीं यहाँ दूसरा कथन देखिए, ये सही है। इसमें मजदूरी के नुकसान की बात की गई है, तो कुछ लाभार्थी औरतें हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो सभी महिलाएं तो होंगी नहीं। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसके आधार पर देखें, जहाँ जहाँ 3 है, सी और डी तो होंगे नहीं। एक और चीज़ है, मैंने आपको बताया था और यूपीएससी ने इस पे 2022 में क्वेश्चन भी पूछा, मैंने दिखाया भी था कि अगर यूपीएससी किसी योजना पे प्रश्न पूछ रही है और कह रही है कि ये मंत्रालय है इस योजना से संबंधित, इसका नोडल मंत्रालय है या ये क्रियान्वित करने वाला मंत्रालय है, बहुत अधिक संभावना है, 99% संभावना है कि वो गलत तथ्य है, वो मंत्रालय नहीं है, वो गलत है। और इस तरह के ढेर सारे प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। 2022 वाला भी देख लीजिएगा, वो जो सबूत वाली वीडियो है जिसमें ट्रिक की सबूत मैंने बताई है, वहाँ भी आप देख लीजिए, वो गलत था, वह जहाँ पे मंत्रालय की बात की गई थी। तो यहाँ भी ये मंत्रालय नहीं है। हालांकि टेस्ट में कोचिंग वाले कभी उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि टेस्ट सीरीज आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पे वो नहीं होगा। वो मानसिकता पर निर्भर करता है कि आदमी अपने टेस्ट पेपर को कठिन बनाने के लिए ऐसा कर रहा है या आपकी सहायता करना चाहता है, उस पर नहीं जाते। तो फिलहाल ये भी गलत है, ये भी गलत है, बच गया 2 यहाँ पे है, इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है जी, बी यहाँ पे हो गया, बाकी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला अल्मा अता घोषणा पत्र और अस्ताना घोषणा पत्र किससे संबंधित है। एक चीज़ यहाँ समझिए, हर साल यूपीएससी 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछती है जिसमें ऐसे कहती है कि ये घोषणा पत्र, एग्जैक्टली घोषणा पत्र से रोज हर साल क्वेश्चन नहीं आते, ये शब्द चर्चा में था। ये इसका क्या मतलब है, कभी कभी अजीबोगरीब नाम होते हैं किसी स्पीशीज़ के, कोई पक्षी हो गई, कोई या फिर कोई कीटनाशक होगा, किसी कोई दवाई हो गई, उस पर यूपीएससी पूछ लेती है कि ये है क्या। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए क्या है। ये इसी तरह का, इसी फ्रेम पे वो पूछा जाता है। तो आप करंट अफेयर में देखें, जो कोई नई प्रजाति चर्चा में है तो उसको एक बार देख लें, कहीं नोट कर लें संक्षिप्त में एक ही लाइन में,
और एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेंगे तो काम चल जाएगा। फिलहाल यहाँ आते हैं कि ये अल्मा आता और अस्ताना घोषणा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य देखभाल से, शिक्षा से, और ग्रीन हाउस उत्सर्जन से, या फिर ग्रीन हाउस गैस, या फिर सड़क सुरक्षा से। इसका जो संबंध है ना वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से है। ठीक है, तो ये सही है। इसके बारे में मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नहीं लिखा गया, इसका ये सही हो जाएगा। इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है कि शुरू से कब से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि देखभाल होनी चाहिए सेहत की, फिर भी उतना नहीं। हमारे यहाँ कम से कम भारत में तो अभी देखेंगे, मैंने अभी हाल ही में मेंस वाली वीडियो में बताया था कि बहुत कम 1% के आसपास हम खर्च करते हैं अपने जीडीपी का। तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। 1978 में अल्मा आता घोषणा की बात हुई थी। ठीक है, और जिसने 2000 तक जो है एक लक्ष्य रखा था कि सभी के लिए स्वास्थ्य की बात होगी। अस्थाना के बारे में आप सर्च करके देख सकते हैं, आगे कभी मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आर्ट एंड कल्चर में इस फ्रेम पे यूपीएससी खूब प्रश्न पूछती है कि एक आर्ट एंड कल्चर का कोई टर्म है, जैसे पंच ऐसे करके कुछ था, पंचायतन क्या है ऐसा, हाँ, और पेंटिंग के किसी शैली पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो शब्द दे देगी यूपीएससी यहाँ पे कि ये चर्चा में रहता है या फिर हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, या फिर डायरेक्ट ऐसे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, ये है क्या। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और कभी कभी मेडिवल हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से किसी पद को लेकर के कि ये पद, इसका क्या मतलब है, कौन अधिकारी होता था, या किस लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था, तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान दें। अब ये पूछा गया है कि कलारी पयट्टू ये क्या है? यह शैव धर्म का एक प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में है, प्रचलित है। यह एक प्राचीन शैली कांस्य और पीतल का काम है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिण भाग में पाया जाता है। यह नृत्य नाटक का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी भाग में जीवित परंपरा है। यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक प्राचीन मार्शल आर्ट और जीवंत परंपरा है। बताइए, इसका जो सही उत्तर है ना वो डी है। इसके बारे में मैं एक लिस्ट बना के आपको दूंगा आर्ट एंड कल्चर की नोट में कि ये जो मार्शल आर्ट है, मेरे ख्याल से दिया है, आप प्री वाले में देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में, शायद वो वहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये स्थानीय नृत्य हैं, ये मार्शल आर्ट हैं। एक बार मैं भी चेक करूँगा, अगर नहीं होगा तो ये डाल दूँगा। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसका उत्तर डी है, बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। 10 प्रश्न हो गए ना, देखें, नहीं 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 ये 9वां प्रश्न था, सॉरी, 10वां प्रश्न अभी यहाँ है। हाँ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। पहली बात कि कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य संरक्षक है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अभी मैंने हाल ही में बताया था कि किसी भी बॉडी को आप पढ़ें, वो आरबीआई वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से ट्रिक वाले में बताया है, वो वीडियो अगर नहीं आई होगी तो मैं डाल दूंगा या फिर आ गई होगी, आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी को पढ़ते हैं तो वो किस अधिनियम के तहत बनी है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, कोई व्यक्ति पद पर है उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। फिलहाल कैग की बात करें और इस प्रश्न की बात करें तो ये दोनों कथन सही है। इसका हो जाएगा सी, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप आसानी से देख लेंगे। जहाँ ज़रूरत होती है मैं व्याख्या पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है, इसको आप देख के तैयार कर लीजिए। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।